अल्ताफ हुसैन एक फरिश्ता या एक शैतान? 9 हैरानकुन हकाइक। टॉप 9 फैक्ट्स अबाउट MQM लीडर अल्ताफ हुसैन। दोस्तों, अल्ताफ हुसैन पाकिस्तान की तारीख के सबसे मुतनाज़ा सियासतदानों में से एक हैं, जहां एक तरफ तो मुल्क की एक बड़ी तादाद आज इनको एक टेररिस्ट, एक दहशतगर्द मानती है, तो दूसरी तरफ कराची और सिंध का एक बड़ा हिस्सा इनको अपना वाली वारिस, अपना पीर और अपना बड़ा भाई मानता है। अल्ताफ हुसैन का ताल्लुक कराची के एक मिडिल क्लास खानदान से था। वो अपनी जवानी के दिनों में एक डॉक्टर और इसके बाद एक पाक फौज के जवान बनना चाहते थे। इसके बाद इन्होंने अचानक ही एक स्टूडेंट लीडर और एक सियासतदान का रूप धार लिया और बहुत जल्द वो MQM के कामयाब लीडर बन गए। मगर फिर अचानक 90 की दिहाई में मीडिया ने इनको अवाम के हीरो से गद्दार वतन और दहशतगर्द साबित कर दिया। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि अल्ताफ हुसैन रातों रात एक हीरो से जीरो हो गए, और आखिर क्यों वो पिछली कई दिहाइयों से पाकिस्तान वापस नहीं आ सके? अल्ताफ हुसैन की सियासत के पीछे आखिर क्या सच है? ये तमाम हकाइक जानने के लिए टॉक शॉक चैनल की आज की इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, और मजीद ऐसी ही जबरदस्त वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके और घंटी के आइकन को दबाकर टॉक शॉक की फैमिली का हिस्सा जरूर बन जाएं। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, अल्ताफ हुसैन 17 सितंबर 1953 को कराची में पैदा हुए। इनके वालिदैन का नाम नजीर हुसैन और खुर्शीद बेगम था, और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बनने से पहले इनका पूरा खानदान ब्रिटिश इंडिया के शहर आगरा के इलाके नाइक की मंडी में रहा करता था। इनके वालिद साहब इंडियन रेलवे आगरा में एक मामूली मुलाजिम थे और इनके दादा एक मुफ्ती थे। इनका ताल्लुक एक इंतहाई मजहबी खानदान से था, और इनके नाना पीर हाजी हफीज रहीम बख्श कादरी साहब एक आलिम दीन थे। अल्ताफ हुसैन के कुल 10 बहन भाई भी थे। क़याम पाकिस्तान के बाद इनका पूरा खानदान अपना तमाम तर बिजनेस छोड़कर कराची आ गया और यहाँ पर अब्बासीना लाइन्स में आकर रहने लगा। ये एक ऐसा इलाका था जहाँ पर सिर्फ महाजरीन आकर रहा करते थे, और यहीं से अल्ताफ हुसैन के जहन में एक महाजिर होने का तस्वुर शुरू हुआ। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, अल्ताफ हुसैन ने अपनी इब्तदाई तालीम गवर्नमेंट कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल अजीजाबाद और बाद में गवर्नमेंट बॉयज सेकेंडरी स्कूल अजीजाबाद से हासिल की थी। वो एक छोटी सी उम्र से एक डॉक्टर बनना चाहते थे, इसलिए इन्होंने अपनी प्री मेडिकल की तालीम नेशनल कॉलेज कराची और बाद में सिटी कॉलेज कराची से हासिल की थी। वो डॉक्टर जब ना बन सके तो इसके बाद इस्लामिया साइंस कॉलेज से बैचलर ऑफ साइंस और फिर यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से बैचलर ऑफ फार्मेसी की इन्होंने डिग्री हासिल की। इसके बाद इन्होंने फार्मा की दुनिया में ट्रेनिंग शुरू कर दी और 7th डे एडवेंटिस्ट हॉस्पिटल में काम भी शुरू कर दिया। इन्हीं दिनों इनको पाकिस्तान की फौज में भी दाखिल होने का मौका मिला, जब 1970 में जनरल याह्या खान ने नेशनल सर्विस कैडेट स्कीम NSCS शुरू की थी। अल्ताफ हुसैन कहते थे कि इन्होंने कुछ अर्सा पाक फौज में काम भी किया, मगर इन्होंने छोड़ दिया क्योंकि एक महाजिर होने की वजह से इनके साथ गलत सलूक किया जाता था। अल्ताफ हुसैन और MQM के मुताबिक फौज के सीनियर ऑफिसर्स ने इनको इसलिए मुस्तरद कर दिया था क्योंकि इनके वालिदैन हिंदुस्तान से हिजरत करके आए थे। हालांकि अल्ताफ हुसैन ने इसरार किया था कि वो पाकिस्तान में ही पैदा हुए थे। ये वाकया इस तरह के और बहुत से वाकयात थे जिनकी वजह से अल्ताफ हुसैन ने पहले ऑल पाकिस्तान मुत्तहिदा स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद रखी, जो कि बाद में मुहाजिर कौमी मूवमेंट और बाद में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट MQM बन गई। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, इतवार 11 जून 1978 को अल्ताफ हुसैन ने ऑल पाकिस्तान मुत्तहिदा स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन अपने दोस्तों अजीम अहमद तारिक और डॉक्टर इमरान फारूकी के साथ बनाई थी और एक तालिब इल्म के तौर पर अपनी सियासी जिद्दोजहद का आगाज किया। ये पाकिस्तान के टूटने के बाद के साल थे और इन्होंने इन पाकिस्तानियों को वतन वापस लाने की कोशिश की थी जो कि बांग्लादेश में फंसे बैठे थे, और इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अल्ताफ हुसैन किस किस्म के सियासतदान और इंसान थे। 14 अगस्त 1979 को इन्होंने मज़ार कायद पर एक पुरअमन मुजाहरा किया, जिसके नतीजे में इनको 9 महीने की जेल हुई और 5 कोड़ों की सजा भी मिली। अल्ताफ हुसैन ने जेल से निकलने के बाद अपनी पहली बड़ी तकरीर 31 अक्टूबर 1986 को पाको किलो हैदराबाद में की थी। इनकी इस तकरीर को जदीद दौर में इमरान खान की गई इस तकरीर से मिलाया जा सकता है, जहाँ पर उन्होंने मीनारे पाकिस्तान पर 5 लाख बंदों से खिताब किया था। इनके अल्फाज को हैदराबाद की महाजिर कम्युनिटी ने बहुत ही दिलचस्पी से सुना, क्योंकि वो पहला बंदा था जो कि मुहाजिरीन का नाम इस्तेमाल कर रहा था, और यूं आहिस्ता आहिस्ता सिंध की दुनिया इनकी दीवानी होने लगी। दोस्तों, अल्ताफ हुसैन ने हमेशा से ही ये कहा है कि फौज हम सबको कंट्रोल करना चाहती है। इन्होंने बताया कि जब 1988 में वो अब्बासी शहीद अस्पताल में दाखिल थे तो इस वक्त के ISI के चीफ जनरल हमीद गुल साहब ने ब्रिगेडियर इम्तियाज अहमद के जरिए पैसों से भरा एक ब्रीफ केस इनको भेजा था। इन्होंने बताया कि इस काम का मकसद इन्हें रिश्वत देकर एस्टेब्लिशमेंट के ज़ेरे क़यादत इस्लामिक डेमोक्रेटिक अलायंस में शामिल करवाना था, जिसका मकसद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मुखालफत थी, लेकिन अल्ताफ हुसैन ने मुस्तरद कर दिया। इस वाक़े के सालों बाद जनरल हमीद गुल और ब्रिगेडियर इम्तियाज अहमद दोनों ने इस बात की तस्दीक भी की थी। इस तरह साल 1988 के इंतखाबात के दौरान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में कामयाब रही थी, लेकिन दूसरे सूबों में अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखा सकी और इसे मिक्स्ड गवर्नमेंट बनाने का सहारा लेना पड़ा। अल्ताफ हुसैन और उनकी जमात ने अपनी हमायत की पेशकश की, लेकिन पीपल्स पार्टी और MQM के दरमियान एक फॉर्मल एग्रीमेंट पर इसरार किया ताकि पीपल्स पार्टी वाले वक्त पड़ने
करने पर कहीं भाग न सकी। 2 दिसंबर 1988 को दोनों के दरमियान एक मुआहिदा हो गया जिसको आज कराची डिक्लेरेशन के नाम से पुकारा जाता है। ताहम जब बेनजीर भुट्टो बसरे इख्तियार आई तो अल्ताफ हुसैन के तमाम शकूक को शुबात सही साबित हुए, क्योंकि बेनजीर ने अपना किया हुआ वादा पूरा करने से इनकार कर दिया। और जब इस ऐलान पर अमल ना हुआ तो दोनों पार्टीज की स्टूडेंट विंग APMSO और PSF के दरमियान बेतहाशा खूनी फसादात शुरू हो गए, जिससे कराची शहर लहूलुहान हो गया। बेनजीर भुट्टो की नाअहली के बाद अल्ताफ हुसैन ने IGI के रहनुमा नवाज शरीफ से राब्ता किया, जो कि भुट्टो की हुकूमत के मुखालिफ और अपोजिशन लीडर थे। इनकी मुलाकात के नतीजे में MQM और IGI के दरमियान बाकायदा मुआहिदा तय पा गया। ताहम जब नवाज शरीफ बाद में ताकत में आए तो बेनजीर की तरह इन्होंने भी अपने वादों की पासदारी नहीं की। इसके नतीजे में अल्ताफ हुसैन हुकूमत करने वाली जमातों के बारे में अपनी राय में सख्त मुखालिफ होते गए और अक्सर इन पर सियासी मुनाफिक होने का इल्जाम आज भी लगाते हैं। इस सब का नतीजा ये हुआ कि सिंध भर में नस्ली तशद्दुद परवान चढ़ने लगा और महाजरों और सिंधियों के दरमियान आज शदीद नफरत पाई जाती है। बैनुल अक़वामी सियासत के जुमरे में अल्ताफ हुसैन भारत और पाकिस्तान के दरमियान अमन के हामी है और वो हमेशा दोनों हमसाया हरीफों के दरमियान खलीज को खत्म करने के लिए आवाज उठाते रहे हैं। फैक्ट नंबर 5 दोस्तों, 1980 की दिहाई के दौरान अपनी कामयाबी की वजह से MQM ने बहुत जल्द कराची और सिंध पर कब्जा जमा लिया। MQM की ताकत में आने के साथ ही यहाँ पर हर तरह के नस्ली फसादात का भी आगाज हुआ। इन फसादात से अल्ताफ हुसैन को काफी सियासी फायदा हासिल हुआ। वो महाजरीन में ज्यादा मकबूल हुए और सिंधियों में एक सुपर हीरो समझे जाने लगे, जबकि इनके मुखालफीन में वो नफरत का एक निशान बनने लगे। कराची के फसादात के दौरान अल्ताफ हुसैन ने सिंध के दूसरे बड़े शहरों हैदराबाद, मीरपुर खास और लाड़काना के हंगामी दौरे भी किए और महाजर कौम की सियासत को परवान चढ़ाया, जिसका नतीजा ये निकला कि MQM पूरे पाकिस्तान में उर्दू बोलने वाले महाजरीन की सबसे बड़ी सियासी जमात बन गई। साल 1987 में कराची के इलेक्शन में MQM ने काफी कामयाबी हासिल की। नेशनल असेंबली में उन्होंने 14 सीट्स हासिल की, जबकि प्रोविजनल असेंबली में 27 सीट्स हासिल की। इस तरह MQM पाकिस्तान की तीसरी बड़ी सियासी जमात बनकर उभरी थी। अल्ताफ हुसैन की MQM ने 1988 का इलेक्शन आजाद हैसियत से लड़ा था। साल 1990 में इन्होंने अपनी पार्टी का नाम हक परस्त ग्रुप रख लिया था और वो दिन और आज का दिन MQM पतंग के निशान से ही इलेक्शन लड़ती आ रही है। इस दौर में कायद का प्यारा शहर कराची नस्ली फसादात की आग में जल रहा था। जराइम और दहशतगर्दी ने रिट ऑफ द गवर्नमेंट की बैंड बजा रखी थी। कराची में रोज बरोज कत्लो गारत गिरी एक मामूल बन चुकी थी। लोग इतने खौफजदा थे कि वो अपने घरों से दिन के वक्त भी निकलने से डरते थे और कराची के लोग जहनी मरीज बन चुके थे। खुद अल्ताफ हुसैन पर भी काफी दफा कत्लाना हमला हो चुका था, जिसका वो बड़े ही धड़ल्ले के साथ जिक्र किया करते थे। फैक्ट नंबर 6 दोस्तों, अल्ताफ हुसैन की महाजर सियासत में पहली दरार इस वक्त आकर पड़ी जब इनके करीबी साथियों आफाक अहमद और आमिर खान ने MQM हकीकी बना ली। MQM के टूटने और कराची के खून से भरे हालात की वजह से इस वक्त के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने 1992 में ऑपरेशन क्लीन अप शुरू किया। ये ऑपरेशन जून 1992 से अगस्त 1994 तक चलता रहा। इस ऑपरेशन का बड़ा मकसद कराची के हालात को बेहतर करना था, मगर अल्ताफ हुसैन जानते थे कि इनका नंबर भी आ चुका है और जो शख्स पिछले 10 सालों से ज्यादा कराची पर हुकूमत कर रहा था, बहुत जल्द इनकी भी बोरी बंद लाश कहीं से मिल जानी है। इसलिए इन्होंने भी अपनी जान बचाने को ही गनीमत समझा और साल 1992 में ही लंदन जाकर वहीं पर पॉलिटिकल असाइलम यानी कि सियासी पनाह हासिल कर ली। इसके काफी सालों बाद इनको आगे चलकर बरतानिया की शहरियत भी मिल चुकी है। फैक्ट नंबर 7 दोस्तों, अल्ताफ हुसैन एक मुतनाज़ा शख्सियत के मालिक हैं और साल 1978 से लेकर आज तक इन पर कत्ल से लेकर अगवा समेत दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों जुराइम के इल्जामात लगते रहे हैं, जिसकी वजह से वो पूरे पाकिस्तान में बदनाम रह चुके हैं। ताहम 1990 की दिहाई में एक कत्ल ऐसा भी हुआ था जब पूरी दुनिया ही अश्कबार थी, क्योंकि ये कत्ल किसी सियासतदान का नहीं बल्कि एक जन्नती इंसान का हुआ था। ये कत्ल इंसान दोस्त और दरवेश सिर्फ इंसान हकीम मोहम्मद सईद का हुआ था और इनका कत्ल रोजे की हालत में हुआ था। कहा जाता है कि ये कत्ल भी MQM के टारगेट किलर्स ने अल्ताफ हुसैन के हुक्म पे किया था। ताहम अल्ताफ हुसैन पर आज तक किसी भी किस्म का कोई कत्ल साबित नहीं हो सका। अब वो हमेशा ही गवाहों और सबूतों के न होने की वजह से बच जाते हैं, फिर चाहे अदालत सुप्रीम कोर्ट की हो या फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम ही क्यों ना हो। पाकिस्तान के अखबार पहले दिन से ही यही कहते आए हैं कि अल्ताफ हुसैन कुछ और नहीं बल्कि एक कातिल और दहशतगर्द है जो कि पाकिस्तान का दुश्मन है। ताहम सच क्या है और झूठ क्या है ये हम आप पर छोड़ते हैं। फैक्ट नंबर 8 दोस्तों, अल्ताफ हुसैन ने साल 2001 में फायजा गबोल से शादी की थी, जो कि 2007 में एक तलाक के नतीजे में खत्म हुई। तलाक की वजह यह थी कि अल्ताफ हुसैन ने फायजा से इनकी बरतानवी नेशनलिटी की खातिर शादी की थी। इनकी 2002 में एक बेटी भी पैदा हुई जो कि 22 साल की है। इसके अलावा अल्ताफ हुसैन अब तक 12 से ज्यादा किताबें भी लिख चुके हैं, जिनमें से माई लाइफ जर्नी द अर्ली ईयर्स 2011 की किताब अ ट्रांसलेशन ऑफ सफरे जिंदगी और 2014 की किताब फिलोसफी ऑफ लव सबसे ज्यादा मशहूर है। फैक्ट नंबर 9 दोस्तों, अल्ताफ हुसैन आज से कुछ अर्से पहले तक पाकिस्तान के सबसे
ताकतवर इंसानों में से एक थे। हालांकि वो साल 1992 से बर्तानिया में रह रहे हैं, फिर भी इनकी सिर्फ एक टेलीफोन कॉल पर पूरा कराची बंद हो जाया करता था और लियारी में तो हर तरफ मौत का राज होता था, जिसके नतीजे में इनके किसी भी मुखालिफ की बोरी बंद लाश मिलना एक रोज का मामूल बन चुका था। इसके नतीजे में आज वो बर्तानिया में बगैर किसी सियासी ताकत के अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। आज साल 2024 में पाकिस्तान की मुल्क की सूरत-ए-हाल आपके सामने है और पिछले चंद सालों के अंदर मुल्क के बहुत से बड़े इदारों का असल चेहरा आपके सामने बेनकाब हो चुका है। इन हालात में हमें अल्ताफ हुसैन की जवानी की तकरीरें भी सुनने को मिलती हैं, जिनमें इन्होंने पाकिस्तान की फौज पर उंगलियां उस दौर में उठाई थी और बहुत ही खतरनाक अंदाज में ये भी कहा था कि फौज मुल्क तोड़ने में मुलविस है। इसके साथ साथ हमें इमरान खान साहब का विजन भी सुनने को मिलता है, जो कि पाकिस्तानी अदलिया और मुल्क के कुछ दूसरे बड़े इदारों की करप्शन दुनिया के सामने ला रहे हैं। ताहम इमरान खान और अल्ताफ हुसैन को आपस में मिलाना काफी गलत होगा, क्योंकि दोनों लीडरान में काफी ज्यादा फर्क है। इमरान खान पर जब मुखालफीन ने जाली झूठे केसेस डालने शुरू किए तो इन्होंने बहादुरी से इनका मुकाबला किया और मुल्क की अदालतों में जाकर इन्हें टक्कर दी है। इसके बरक्स अल्ताफ हुसैन के खिलाफ जब 1992 में ऑपरेशन क्लीन अप शुरू हुआ तो वो मुल्क से चले गए और पिछले 32 सालों से मुल्क से बाहर रही हैं। और यही वजह है कि पाकिस्तानी मीडिया और इनके मुखालफों ने इन्हें बड़ी कामयाबी से गंदा भी किया है। आज जब हम अल्ताफ हुसैन की पाकिस्तान मुर्दाबाद की वीडियोस देखते हैं तो हम फौरन ही अंदाजा लगा लेते हैं कि ये आदमी पाकिस्तान का कोई दुश्मन ही होगा। हालांकि सच तो ये है कि इनकी ये वीडियोस दूसरी वीडियोस को जोड़कर बनाई जाती हैं, जिनमें असल का और इस तरीके से असल मकसद कुछ और हासिल किया जाता है। दोस्तों, अल्ताफ हुसैन और इमरान खान दोनों के चाहने वालों की तादाद बहुत ज्यादा है, ये बात तो तय है। एक आज पाकिस्तान में जेल की हवा खा रहा है तो दूसरा आज बर्तानिया का नेशनल हो चुका है। इन दो मुतनाज़ा सियासी शख्सियत के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर शेयर जरूर करें और मजीद जबरदस्त वीडियोस के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।